नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल आज के ABC गुरु में। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ी, वर्णमाला के अंतर्गत स्वर, व्यंजन, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, शब्द और वाक्य। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में संज्ञा की परिभाषा एवं उसके प्रकार। तो आप जानिए संज्ञा है क्या। इस संसार में कोई ना कोई स्थान, कोई ना कोई व्यक्ति और कोई ना कोई वस्तु, उसका कुछ ना कुछ नाम अवश्य है। तो आप हिंदी व्याकरण में संज्ञा का अर्थ ही एक नाम है, ठीक है। तो आप जानिए संज्ञा है क्या। संज्ञा, जैसा कि अभी मैंने बताया, संज्ञा का हिंदी व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा एक नाम है। जैसे आप उसी तरह इस परिभाषा को देखिए कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और प्राणी और भाव के नाम का बोध कराने वाले जितने भी शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराने वाले जितने भी शब्द हैं वो क्या है, संज्ञा है, ठीक है। जैसे मोहन, कल स्वतंत्रता दिवस है, हमारे विद्यालय में झंडा फहराया जाएगा। मैंने बहुत सारे फूल ध्वज में बांध दिए हैं। अब आप देख रहे होंगे जो मोहन है वो क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। स्वतंत्रता दिवस है, ये एक विशेष दिवस है, ठीक है, ठीक है। जो भी जिस भी शब्द की कोई ना कोई विशेषता होती है, तो जैसे स्वतंत्रता दिवस क्या है, एक विशेष दिन है हमारी नज़र में, ठीक है। और विद्यालय, ये भी क्या है, विद्यालय एक जहाँ पे हम सब लोग मिलकर क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो ये भी विशेष हो गया। झंडा भी विशेष शब्द हो गया और फूल भी, ठीक। तो जितने भी इसमें लाल कलर से जो लिखे गए शब्द हैं वो क्या है, विशेष है। यानी कि इनका ये शब्द किसी ना किसी चीज का नाम बता रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए जैसे स्वतंत्रता दिवस, विद्यालय, झंडा, फूल, मोहन आदि क्या है, एक विशेष नाम का बोध करा रहे हैं। तो अभी मैंने बताया था कि संज्ञा यानी कि इस संसार में जो भी प्राणी हैं, जो भी वस्तुएं हैं और जो भी स्थान है, जो भी व्यक्ति हैं, तो ठीक है, उनका एक नाम है, ठीक है। नाम को ही हम क्या कह देते हैं, संज्ञा कह देते हैं, एक व्याकरण की दृष्टि से, ठीक है। तो समझ में आया होगा आप लोगों को कि संज्ञा है क्या, ठीक है। संज्ञा का अर्थ ही आप समझ लीजिए, संज्ञा एक नाम है, वैसे ही दिया भी गया है, देखिए। और आप एक बार इस संज्ञा की परिभाषा को याद कर लीजिए, उसी से आपको समझ में आएगा कि संज्ञा है क्या। आगे चलते हैं कि संज्ञा के भेद। अब आइए देखते हैं कि संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने हैं, संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद हैं, यानी कि नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। यानी कि यही संज्ञा के 3 भेद मुख्य वाक्य की, और विद्वानों ने दो भेद और जोड़े हैं उसमें, जैसे समुदायवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा, लेकिन वो हम बाद में बताएंगे आपको। अभी आप ये 3 भेद ही पढ़ लीजिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसा कि व्यक्ति, ठीक है, तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति विशेष का क्या हो, व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष या स्थान विशेष के नाम का बोध हो, वो क्या कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब आ जाइए, जैसे कि इस संसार में सारे व्यक्ति तो विशेष है नहीं, है ना। तो जैसे कुछ व्यक्ति विशेष हैं, जैसे कि लता मंगेशकर, ठीक है। ऐसा कि आप सभी जानते होंगे कि ये संगीत साम्राज्ञी लता मंगेशकर जो गायिका हैं, इनको सभी जानते हैं, और ये हमारे लिए क्या है, विशेष है, ठीक है। जैसे कलश, जैसे ताजमहल आदि ऐसे नाम हैं जो हमारे लिए बहुत विशेष, और ये व्यक्तिवाचक,
ठीक है, ये अकेले हैं, ठीक, इनमें और किसी चीज को कोई दूसरा नाम नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप समझिए कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु का या स्थान विशेष का बोध होता है तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही आपको किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम रख के पूछ लेगा कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो अगर आपने इस व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा को पढ़ा होगा या संज्ञा की परिभाषा को पढ़ा होगा तो अवश्य आप उसको सही कर पाएंगे, ठीक है। जैसे आप जान लीजिए कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं और भी हैं, जैसे पर्वतों के नाम, ठीक है, किसी न किसी पर्वत का जो हमारे लिए बहुत विशेष है उसका हमने क्या किया, नामकरण किया, ठीक है। जैसे नीलगिरी पर्वत आपने सुना होगा, हिमालय, विंध्याचल, ठीक है। और जैसे दिनों के नाम हैं, जैसे रविवार, सोमवार आदि। जैसे इमारतों के भी नाम हैं, जैसे ताजमहल और कुतुब मीनार, ठीक है। तो जैसे ताजमहल क्या है, एक बहुत विशेष स्थान है, ठीक है, जिसे हम सभी जानते हैं। और कुतुब मीनार है, ठीक है, ये क्या, ये स्थान विशेष है। जैसे ये पर्वतों के नाम है, ये क्या है, ये भी एक बहुत विशेष है। जैसे दिनों के नाम है। अब आइए व्यक्तियों के नाम, जैसे साइना नेहवाल क्या है, प्लेयर है, ठीक है। जैसे डॉक्टर रवि कुमार, ठीक है, ये भी क्या, एक विशेष नाम है, ठीक। तो व्यक्तियों के नाम। अभी आपको पूछेगा कि इसमें जैसे साइना नेहवाल का नाम लिख जाता है और उसमें पूछ लेता है कि इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो किसी व्यक्ति के नाम से ही आपको पता करेंगे आप कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो पर्वों के नाम जैसे दीपावली है, बुद्ध पूर्णिमा है आदि, ठीक है। और देश के नाम जैसे भारत है, चीन है, जापान है, नेपाल है, क्योंकि इस संसार में किसी भी वस्तु को उसको कैसे जानेंगे, उसके नाम से ही जानेंगे। अगर उसका नाम भी ना हुआ तो उसका नामकरण करना पड़ेगा, क्योंकि किसी व्यक्ति या किसी स्थान या किसी चीज को हम तभी उसको संबोधित कर सकते हैं, तभी बुला सकते हैं जब उसका नाम होगा। और नाम हिंदी की दृष्टिकोण से, हिंदी व्याकरण में संज्ञा ही एक क्या है, नाम है, ठीक है। जैसे अब आइए नदियों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, ये भी क्या एक विशेष है। नदियां तो बहुत सारी हैं, ठीक है, लेकिन गंगा क्या एक विशेष नाम है, ठीक। और ऐसे ही खेलों के नाम जैसे क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, ठीक है। अब आगे आते हैं जातिवाचक। अब आइए जातिवाचक संज्ञा, यानी कि संज्ञा का दूसरा भेद क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से एक ही प्रकार के सभी प्राणियों या सभी वस्तुओं का बोध होता है हम उन्हें क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से एक ही प्रकार के सभी प्राणियों वस्तुओं का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, जातवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जात संज्ञा का दूसरा भेद क्या है, जातवाचक, ठीक है। तो जाति यानी कि जाति एक व्यक्ति का नाम नहीं है, यानी कि जाति में ना जैसे व्यक्ति नहीं कहेंगे हम, जाति में कहेंगे मनुष्य जाति, ठीक है। जैसे पशु, जैसे गाय को हम जाति नहीं कहेंगे, जैसे मतलब पशु ही क्या एक जाति है, ठीक है। तो जैसे मजदूर एक नहीं, मजदूर तो कई प्रकार के होते हैं, तो वो इकट्ठे हुए तो क्या मजदूर। जैसे किताबों में जैसे गणित की है, हिंदी है, संस्कृत है, ठीक है, लेकिन वहाँ अलग अलग हम जिस चीज का बोध नहीं कराते हैं, खाली हम किताब कह देते हैं, तो क्या हो गया, जाति विशेष हो गया। जैसे रेलगाड़ी, जैसे नदी, यानी कि नदियां बहुत सारी हैं, ठीक। तो जहाँ पे जाति का बोध हो रहा हो, जिन शब्दों से किसी भी प्रकार के प्राणियों का या जैसे वस्तुओं का बोध हो रहा हो, ठीक है, तो वहां पे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जैसे अन्य जातिवाचक संज्ञाएं जैसे नदी है, पहाड़ है, आदमी यानी कि यहाँ मनुष्य, फल, सब्जी, घोड़ा, लड़का, लड़की, भाई, बहन, अध्यापक, देखिए यहाँ लिखा है अध्यापक, यानी कि एक विशेष नहीं है, ये किसी
विषय का अध्यापक नहीं, ये अध्यापक जाति है। जैसे खिलाड़ी, पशु पक्षी, मंदिर, विद्यालय, गिरजाघर यानी कि पुस्तकालय आदि। अब इन शब्दों से ही लग रहा होगा कि ये जैसे नदी, नदी क्या है, नदियां बहुत सारी हैं। जैसे अगर हम कह देंगे कि गंगा नदी तो ये व्यक्ति विशेष हो जाएगा। जैसे अगर हमने नदी कह दी तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। तो जैसे विद्यालय, गिरजाघर और पुस्तकालय क्या है, जातवाचक शब्द है। ठीक है, तो इन शब्दों से ही हमको लग रहा है कि गिरजाघर एक नहीं है, बहुत सारे हैं, पुस्तकालय एक नहीं है, बहुत सारे, यानी कि पुस्तकालय ही एक क्या है, जाति है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जिन शब्दों से एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं और जाति, मतलब जैसे पशु है, यानी कि जैसे खिलाड़ी है, जैसे भाई बहन है। ठीक है, तो सभी भाई बहन, ठीक, ये नहीं कि एक ही, यानी कि इस भाई बहन शब्द से ही लग रहा होगा कि भाई बहन क्या एक जाति है। ठीक, तो समझ में आया होगा जातिवाचक संज्ञा क्या है। अब आ गया ये संज्ञा का तीसरा वेद है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, स्थिति या भाव का पता चलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे प्यारा, प्यारा क्या है, जैसे हमें कोई चीज क्या है, एक गुण है। ठीक है, प्यारा क्या है, एक गुण है। मीठा क्या है, गुण है। खट्टा क्या है, गुण है। बचपन एक स्थिति है, जैसे जैसे बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये क्या एक स्थिति है। ठीक, सुंदरता ये क्या है, गुण है। और कुछ अन्य भाववाचक भी संज्ञा है। गुस्सा क्या है, एक दशा है, व्यक्ति की गुस्सा क्या है, एक दशा है ना। तो भाववाचक संज्ञा क्या हो गई, जिन शब्दों से व्यक्ति का, वस्तु का क्या है, गुण, दशा, स्थिति या भाव का पता चलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ अन्य भाववाचक संज्ञा है, जैसे भलाई, बुराई, नमकीन, खट्टा, मीठा, ये क्या है, ये गुण दोष है। ठीक है, जैसे भलाई गुण हो गया, बुराई क्या हो गई, दोष हो गया। अवस्था जैसे कि अभी बताया मैंने, बुढ़ापा, युवावस्था, अमीरी, गरीबी, ये क्या एक अवस्था है। ठीक है, और मैंने अभी जब ये संज्ञा पढ़ा रही थी तब मैंने चर्चा की थी कि कुछ विद्वानों ने दो संज्ञाओं को और माना है, जिसमें संज्ञावाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा है। लेकिन आप लोगों को मुख्य रूप से तीन संज्ञाओं का ही अध्ययन करना है। ठीक है, जैसे अभी आपको प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। ये तो खैर बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि तीनों ही जो संज्ञा के तीन वेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, एक एक का उदाहरण लेके रख देता है और पूछता है कि इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो अगर आपने इसका ठीक से अध्ययन किया है तो आप उसको राइट कर पाएंगे, नहीं तो अगर आप अध्ययन नहीं करेंगे अलग अलग तो ये सब नहीं कर पाएंगे। ओके, आइए तो इन दोनों संज्ञावाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को विस्तार रूप में भी जानें। तो संज्ञावाचक संज्ञा क्या है, जिस संज्ञा शब्द से किसी समुदाय का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, कक्षा, टोली, भीड़, सेना, ये क्या है, एक समुदाय के रूप में, ये भिन्न भिन्न नहीं है, एक बड़े समुदाय के रूप में, तो इसको हम क्या कह देते हैं, समुदायवाचक संज्ञा। क्योंकि इन सब चीजों का क्या होता है, एक समुदाय होता है बहुत बड़ा। ठीक है, तो वैसे विद्वानों ने इनको, कुछ ही विद्वानों ने इनको दो रूपों को और, यानी कि दो भेदों को और स्वीकार किया है, लेकिन इसको अन्य विद्वानों ने जातवाचक संज्ञा में ही रख दिया है। क्योंकि यहाँ पे भी एक सभा, कक्षा क्या है, एक जाति है, और ये द्रव्यवाचक संज्ञा है,
जैसे जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध होता है वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो उसमें भी पदार्थों का बोध कर दिया है। तो अन्य विद्वानों ने क्या किया है कि इसको जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रख दिया है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या है, जैसे सोना है, चांदी है, पानी है, तेल है, यानी कि सोना चांदी क्या है, एक पदार्थ, ठीक है, धातु में, है ना। तो इसे अलग भी नहीं मानना चाहिए जातिवाचक संज्ञा से, और अलग कर सकते हैं। जैसे कुछ विद्वानों का अलग अलग मत है तो उन्होंने इनको अलग कर दिया है, और कुछ विद्वानों ने उसमें इसको शामिल कर दिया है, ठीक है। तो हमने इन दोनों को भी जान लिया। तो मुख्य रूप से अगर पूछा जाए कि मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन इन दो को मिला दिया जाए तो संज्ञा के 5 भेद हो जाते हैं। लेकिन ये 2 भी जातिवाचक संज्ञा, यानी कि ये भी पूछ लिया जाए कि इन 2 भेदों को किस संज्ञा में समाहित समझना चाहिए, तो आपको जातिवाचक संज्ञा ही कहना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम कुछ इन पूरी इसकी परिभाषा, इसके भेदों के आधार पर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर ये पूछा जाए संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद ही हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में 3 देके 5 दिया हो तो आपको 5 ही लगाना चाहिए। और ये भी पूछ लेता है कि इस शब्द में कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, या व्यक्तिवाचक है, या भाववाचक है, या पदार्थवाचक है, या समुदायवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो आपको, अगर आपने ये मेरी कक्षा को बहुत अच्छे से पढ़ा है, मेरी क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आप वहाँ एकदम सही होंगे। इसलिए इसका अध्ययन करते रहिए। और मैंने पिछले वीडियो में भी, यानी कि वर्णमाला के प्रकार भेद, यानी कि उसमें स्वर, व्यंजन, स्वर के भेद, व्यंजन के भेद, उसके बाद अनुस्वार पढ़ाया है, आपको विसर्ग पढ़ाए हैं, ठीक है। और उसके बाद शब्द, वाक्य, ठीक है। अगर आपने मेरी पिछली क्लास नहीं पढ़ी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप मेरी पिछली क्लासों का भी अध्ययन कर सकते हैं, और उसी क्रम में आप संज्ञा को पढ़ेंगे और संज्ञा के प्रकार को पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि मेरी ये क्लास आपको लाभान्वित करेगी। पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। नमस्कार।